किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि जिंदगी में जब दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही जनता का पैसा, अपनी ही जनता से धन जवाहरात लूट करके एक अपना बड़ा सा खजाना बना लिया था। राजा के सामने चिंता यह थी कि उस खजाने को कहां छुपाया जाए, तो उसने जंगल में सुनसान जगह पर एक तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ दो लोगों के पास थी, उसका रास्ता सिर्फ दो लोगों को मालूम था, एक तो राजा और दूसरा उसका बहुत भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास में उसकी चाबी थी। राजा को लगता था कभी अगर मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज करके एक बार चेक करवा लूंगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। बीच बीच में मंत्री को भेज दिया करता था, दौरा करके चेक करके वो सारा आ जाता था कि हाँ जी वहां रखा हुआ है। कुछ और लूट लेते थे तो उसको भी वहां पहुंचा देते थे। कुल मिलाकर के वो जो तहखाना था वो एक तरीके की अपनी एक जन्नत बन गई थी, जिसमें बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, ऐसे ऐसे रत्न थे जिनके बारे में शायद दुनिया को भी मालूम नहीं था। एक बार राजा के मन में आया रात में कि एक काम करता हूं, आज जाकर के एक बार खजाना देख करके आता हूं। सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला था। उस वक्त राजा घोड़े पर सवार होकर के चुपचाप अपने राजमहल से निकला और उस जगह पर पहुंच गया, उस जंगल में सुनसान जगह पर जहां तहखाना था। उसकी चाबी राजा के पास थी। दरवाजा खोला, उसके बाद अंदर गया, जाकर के हीरे जवाहरात देखने लगा और मंत्रमुग्ध हो गया। वो होता है ना कि सेल्फ ऑब्सेशन होता है, अपने आप को सिकंदर मानने लगा। उसको लगा कि दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। हीरों को देखने लगा, जवाहरात को देखने लगा, रत्न देखने लगा, आभूषणों को देखने लगा। इतना बिजी हो गया, खो गया, अपनी ही दुनिया में था, अपने ही ख्यालों में था। तभी कोइंसिडेंटली वहां से वो मंत्री निकला जिसके पास में उस खजाने की, उस तहखाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वो डर गया। उसे लगा कि क्या पता शायद मैं एक दो दिन पहले आया था चेक करने के लिए, तब शायद मुझसे गलती से दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। डर के मारे फटाफट से जल्दी से उसने उस दरवाजे को लॉक किया और वहां से चला गया राजमहल की तरफ। राजा साहब अंदर मंत्रमुग्ध हो रहे थे, हीरों में, जवाहरात में, आभूषणों में। जब उनका पेट भर गया, जब मन भर गया कि भाई अब ठीक है, बहुत देख लिया, अब लगा कि चलो वापस चलते हैं महल की तरफ। जब बाहर आने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो ये क्या, दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश की लेकिन बाहर से लॉक हो गया था। चाबी थी लेकिन उस चाबी का होगा क्या। अंदर से दरवाजा पीटता रहा, आवाज देता रहा कि काश कोई सुन ले, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, क्या करता राजा बस चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा। वापस आया अपने हीरे जवाहरात के पास और उनसे कहने लगा कि नायाब हीरे, क्या मुझे एक घूंट पानी पिला दोगे। उन रत्नों को हाथ में लेकर कहने लगा कि मेरी मदद कर दो, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोल दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो हीरे जवाहरात भी उससे कह रहे थे कि ये तेरी जिंदगी भर की जो दौलत है, जो तूने गलत तरीके से कमा ली है, अपने तरीके से कमा ली है, इसको सारे को यहां ला करके इकट्ठा कर दिया है, ये भी तेरी मदद नहीं करेगी, तुझे न खाना देगी न पानी देगी। राजा भूख प्यास में इतना कमजोर हो गया था वहां पड़ा पड़ा कि बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ सांसें बची है। राजा ने फटाफट से एक हीरों का बक्सा था, उसमें से बहुत सारे हीरे बाहर निकाले, एक बिस्तर टाइप का बनाया, उस पर लेट गया और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। जाते जाते एक संदेश देना चाहता था। उसका मैसेज बड़ा सिंपल था लेकिन लिखने के लिए वहां कुछ कलम तो थी नहीं, ना कोई पेंसिल थी। वो क्या करे। तो एक पत्थर दिखा, उससे अपनी उंगली तोड़ ली, खून बहने लगा। उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया और उसके बाद मर गया। यहां जो मंत्री था वो अपनी सेना के साथ में राजा साहब को खोजने के लिए निकल चुके थे। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, राजा साहब मिल नहीं रहे थे। बहुत कोशिश कर ली। मंत्री के मन में दूसरा ख्याल है कि काम करते हैं, राजा तो पता नहीं कब मिलेगा। हो सकता है कि कहीं किसी वजह से मौत हो गई हो, किसी ने शिकार कर लिया हो, जंगल में कहीं गया हो। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आए। फिर मंत्री के मन में यही ख्याल आया कि काम करते हैं, खजाना जिसके बारे में मुझे पता है उसे जाकर के देख आता हूं, उसमें से कुछ अपने लिए लेकर के निकल लेता हूं। राजा का तो अता पता नहीं है। मंत्री के पास तो दूसरी चाबी थी। मंत्री ने ही उस दरवाजे को लॉक किया था। आया चुपचाप से, छिपते छिपाते दरवाजा खोला और जब अंदर गया तो सुन्न रह गया। एक लाश पड़ी हुई थी, हीरों की जो बिस्तर बनी थी उस पर एक लाश पड़ी थी और वो लाश राजा की थी। दीवार पर कुछ लिखा था, दीवार पर खून से लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की कीमत, ये दौलत, इतनी मेहनत करी, ये जो सारा मेरा खजाना था, मेरी जिंदगी भर की जो कमाई थी, वो मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबको मालूम है बचपन से कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाने वाले, ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे। सिर्फ अच्छे काम लेकर के जाएंगे, अच्छी दुआएं जो हमारे साथ रहेंगी, जो हमारा
जो मेन पर्पस है इस लाइफ में आने का, वही हमारे साथ में जाएगा। अगर कहीं से कुछ दुआ मिली तो हमारे काम आएगी, और कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि जो मेन पर्पस है उसे भूल चुके हैं। इस वक्त हम दुनिया में बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रेसेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, अपनी सोल में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आपकी सोल को सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमसे 3 वजहों से जुड़ता है, पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी वहां पर एक न्यूलीवेड कपल आता है और वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अरे अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए, हमारी ट्रेन लेट है, वरना तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। काफ़ी कुछ कह रहे होते हैं। पति जाकर के पानी की बॉटल खरीदता है, फिर देखता है कि आसपास कहाँ बैठा जा सकता है, तो उसे दिखता है कि एक बेंच पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उनके पास में जगह खाली है। तो ये पति पत्नी जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं। पतिदेव को ज्ञान बघाड़ने का शौक था, शेखी बघाड़ने का शौक था, तो वो देखते हैं कि बुजुर्ग पढ़ क्या रहे हैं। गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि बुजुर्ग जो थे वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे होते हैं। तो ये उन्हें ज्ञान देने लगता है कि अरे अंकल जी, कहाँ आप अभी तक पुरानी बातों में अटके हुए हैं, कहाँ आप अभी भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। रामायण को इतनी बार हम टीवी पर देख चुके हैं, इतने सारे सीरियल्स बन चुके हैं, आप अभी भी उन्हीं पुरानी बातों में। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो नई चीज़ें, दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाइए, नए नए ऑथर्स हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके आर्टिकल्स पढ़िए, इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं, उन्हें पढ़िए। और अगर आपको देखने का शौक है तो इतनी सारी सीरीज़ हैं, इतनी सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं, आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाइए, वो देखिए। काफ़ी कुछ वो कह रहा होता है। बुजुर्ग कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा रहे होते हैं और अपना जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद में अचानक से ट्रेन के हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। ये लड़का अपना ज्ञान दे रहा होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, बुजुर्ग उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं, पीछे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ होती है तो अगले वाले दरवाजे से लड़का चढ़ जाता है। उसके बाद में ट्रेन 1 मिनट के अंदर वहाँ से रवाना हो जाती है और 2 मिनट के बाद में अफरा तफरी मचती है, ट्रेन फिर से रुक जाती है, चेन पुलिंग होती है। बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हो गया, तो कोई बताता है कि सर वो एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग उतरते हैं, उस कोच से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो लड़का भागा जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर। जब वापस लेकर के आता है अपनी धर्म पत्नी को और वापस वो जब कोच में चढ़ता है तो बुजुर्ग उसे कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने मुझसे कहा कि मैं पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूं। ये तो पढ़ी सुनी बातें हैं, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार देख लिया है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं। मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था बेटा क्योंकि इससे हमेशा नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने ये रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब भी कभी यात्रा करें अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, तो पहले उन्हें चढ़ाएं, उसके बाद में खुद को चढ़ना चाहिए। रामायण में किस्सा है और ये वहाँ पर दोहा है। जब प्रभु श्री राम रवाना होते हैं वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में और माता सीता के साथ में, तो सबसे पहले रथ पर माता सीता को चढ़ाते हैं। चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और इंसिडेंट आता है रामायण में, जब वो नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र केवट की नाव में चढ़ते हैं, तब भी वो माता सीता को पहले नाव में चढ़ाते हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अगर आपने पढ़ी होती रामायण तो आपको ये बात मालूम होती, लेकिन आपने तो पढ़ी नहीं थी, इसीलिए आप पहले चढ़ गए, अपनी मैडम को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमेशा ग्रंथों को पढ़ते रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, रास्ता दिखेगा। और याद रखिए, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं ये हमारे जीने का आधार हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा आखिरी में, जो हर बार कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, और आज की कहानी सुनाने से पहले 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, लाइफ में खुद पर डिपेंड होना अच्छी बात है, डिपेंड रहना अच्छी बात है। और दूसरी बात, जिंदगी में सिर्फ खुद पर ही डिपेंड रहना गलत बात भी है। एक बार एक गाय घास चरते चरते कब जंगल में चली गई उसे समझ नहीं आया।
दोपहर होने को थी, धीरे धीरे शाम होने वाली थी। वो रास्ता भटक चुकी थी, रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से देखा तो पीछे शेर दबे पांव आ रहा था, शिकार करने की तैयारी में था। अब गाय के पास में सिर्फ एक रास्ता था। गाय को सिर्फ जंगल के अंदर जाना था। जैसे ही पीछे मुड़ती उसका शिकार हो जाता। गाय चुपचाप धीरे 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 जंगल में अंदर जाने लगी। जंगल के बीचों बीच में एक तालाब था। तालाब के किनारे पर जाकर के गाय रुक गई। शेर ने यह सब देखा और शेर को लगा कि अब तो गाय के पास कोई रास्ता नहीं है। गाय सिर्फ तालाब में अंदर जाएगी। जैसे ही जाएगी जाकर के आराम से शिकार करूंगा, आराम से खाऊंगा, अपने दोस्तों को बुला लूंगा। शेर जहां था वहीं आराम से बैठ गया। गाय को लग रहा था कि क्या किया जाए। एक ही रास्ता था, तालाब में जाना था। धीरे धीरे गाय तालाब में जाने लगी। तालाब में पानी बहुत कम था और कीचड़ बहुत ज्यादा था। थोड़ी दूर जाने के बाद में गाय फंस गई। अब शेर को लगा कि गाय रुक चुकी है एक जगह पर, अब आराम से जाकर के शिकार कर सकते हैं। शेर अपनी जगह से उठा, धीरे धीरे जाने लगा तालाब में। उसे मालूम नहीं था कि वहां पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। वो भी दलदल में फंस गया। अब थोड़ी दूर पर गाय थी, थोड़ी दूर पर शेर था। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। ना तो गाय भाग पा रही थी, ना शेर शिकार कर पा रहा था। थोड़ी देर के लिए जंगल में सन्नाटा हो गया और उसके बाद में गाय ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है। शेर ने कहा कि मैं ही यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का गुरु हूं, मालिक हूं, सब कुछ मैं ही हूं। जोर से उसने दहाड़ लगाई। तो गाय ने कहा कि तुम्हारे मालिक होने का, राजा होने का, गुरु होने का फायदा क्या है? तुम यहां से निकल नहीं पा रहे हो, फंस चुके हो। तो शेर ने कहा कि ज्यादा मत बनो, तुम भी फंस चुकी हो, तुम ये पूछ क्यों रही हो? तो गाय ने कहा कि मालूम है क्या, अभी शाम होगी, शाम में मेरा मालिक घर पे जाएगा और घर जाकर के देखेगा कि गाय नहीं पहुंची है, गाय वहां बंधी नहीं हुई है, तो मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल में जरूर आएगा और मुझे यहां से निकाल करके बचा करके ले जाएगा, तुम देख लेना। थोड़ी देर के बाद में वाकई में वहां एक आदमी आता है और वो देखता है कि उसकी गाय तालाब के बीच में फंसी हुई है। थोड़ी दूर पर शेर खड़ा हुआ है। तो बचते बचाते शेर से गाय तक पहुंचता है, गाय को धीरे धीरे तालाब से बाहर निकाल लाता है। वो गाय और वो आदमी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उसके बाद में शेर की तरफ देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि काश इसकी मदद कर पाते, लेकिन दोनों मदद नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मदद करेंगे शेर उनका शिकार कर लेगा। ये छोटी सी मजेदार कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। गाय का मतलब आपका हार्ट। आप जितने सॉफ्ट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, लाइफ में सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आप कमाल कर पाएंगे। आपको चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। और शेर का मतलब है आपका सर, आपका अहंकार। जितना आप सोचेंगे कि सिर्फ आप ही आप हैं और कोई नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। घमंड तो इस दुनिया में राजा रावण का नहीं चला, तो आप और हम क्या चीज हैं। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में एक ही बात सिखाती है, सही गाइडेंस के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की, 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई, हाथ मुंह धोकर के वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा बेटा मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 4 मैंने बनाई है चपाती, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है, चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, वहां गया, जाकर के शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है, बस उनसे पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, तुम्हें पहाड़ तुम्हें फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा आपका सवाल बताओ।
तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिए, मैदानी इलाका आ गया। वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि अब ये नदी कैसे पार करें। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठा करके मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। तो कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में, गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़ें और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई, ध्यान में आई। तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है, उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई, नजर में आई, वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहां तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन 3 के सवाल पूछने जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे, जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला, कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आया। कछुए ने कहा मोती का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन आपका जो सवाल था उसको जवाब मिल गया है, आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स है उन्हें हटाइए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार जहां पनाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल बताओ अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा कि महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं परेशान हो गया हूं, आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब वापस आऊंगा तो पक्के से बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद में सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जाकर के बोला कि किसी शानदार जूतियां बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने कहा कि कैसी बनानी, थोड़ा बताओ, नापो आप। तो बीरबल ने कहा नापो आप कुछ भी नहीं, 1 बित्ती चौड़ी बना दो, 2 बित्ती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बना दो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन उनमें हीरे जवाहरात जड़ने हैं तुम्हें और सोने चांदी के तारों से सिलाई करनी है। ऐसी जूतियां बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से सिर्फ वाह निकले। तो मोची ने कहा कि जनाब बनवा किसके ले रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो और बनने के बाद में तुम भूल जाना कि तुमने बनाई है, यही शर्त है।
मोची ने कहा मंजूर है। 3 दिन के बाद में मोची ने जूतियां बना दी। बीरबल गए, पैसे दिए, जूतियां ले ली, उससे फिर से कह दिया कि किसी को बताना मत कि तुमने ये बनाई है। बीरबल ने क्या किया, एक जूती अपने घर पर ले जाकर के रख दी और दूसरी जूती जो थी उस जोड़े की, उसको ले जाकर के मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए तो उन्हें वो जूती दिखाई दी। हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, सोने चांदी की तारों से सिलाई हो रखी थी। मौलवी साहब को लगा कि ये जूती किसी आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती। उन्हें लगा कि ये जूती जरूर ऊपर वाले आए होंगे नीचे, ऊपर वाला आया होगा नीचे नमाज पढ़ने के लिए और उनकी जूती यहां पर छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उस जूती को उठाया, अपनी आंखों पर लगाया, माथे से चूमा, सर पर लगाया। उसके बाद में जितने लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे सबको बताया कि देखो भैया ये जूती छूट गई है और मुझे तो लग रहा है कि आम आदमी की नहीं है, तो ऊपर वाले की है। लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, ये तो ऊपर वाले की है। हर किसी ने वही किया, सबने चूमा, माथे पर रख लिया। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक बात पहुंची। जहां पना अकबर ने कहा कि वो जूती हमें ला करके दिखाई जाए। जूती ले जाएगी, उन्हें दिखाई गई तो अकबर ने देखा तो बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किसी आम आदमी की जूती हो ही नहीं सकती, ये तो जरूर ऊपर वाले की जूती है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, वो आए होंगे तो उन्होंने नमाज पढ़ी होगी और उनकी जूती छूट गई होगी। उन्होंने भी वही किया, माथे से लगा लिया, आंखों से चूम लिया, सर पर रख लिया। उसके बाद में अकबर ने कहा कि एक काम करो, ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जा करके अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर रखो और पूजा करो। इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है, यही आपको करना है। अकबर का आदेश था, माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल की खत्म हो गई। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। तो अकबर ने पूछा कि क्या हो गया, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल ने कहा कि क्या बताऊं जहां पना, हमारे परदादा की जूतियां थी, चोर आए, एक जूती ले गए, एक जूती छोड़ गए, अब हम परेशान चल रहे हैं। वो इतनी हमारे दिल के करीब थी कि हमने आज तक उनको बेचा नहीं था, बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा कि तुम्हारे पास वो जूती है? बीरबल ने कहा हाँ जी है, आपको दिखाता हूं। तो बीरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा वो जूती जो रखवाई है उसको मंगवाओ। वो जूती जहां रखवाई गई थी वहां से मंगवाई गई, जोड़ा जूतियों का बन गया, बीरबल को दिया गया। बीरबल ने कहा कि महाराज यही अविद्या है, न आपको कुछ पता था, न उनको कुछ पता था, न जिसको मिली उसको कुछ पता था, सब बस भेड़ चाल में चले जा रहे थे। इसे ही अविद्या कहा गया है। इस दुनिया में ये बात हर किस्से पर, हर कहानी पर इंप्लीमेंट होती है। चाहे आप जो काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, घर में हो, किसी और की बात को मान करके उसे ही सच मान लेना कहां की समझदारी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर आरजे कार्तिक कहेगा, इस दुनिया में अगर कुछ कमाल करना है तो अपना ओपिनियन बनाइए, अपना विचार रखिए, उसी को आगे बढ़ाइए। आपकी सोच ही आपको आगे ले जा सकती है, किसी और की सोच से आपका फायदा नहीं होगा। जिंदगी में बनना है तो भेड़ नहीं, सिंह बनो। आरजे कार्तिक फिर कहेगा, अपनी सोच के साथ, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की कि बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उस वक्त की जब एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को डाला गया। बंदर जैसे ही पिंजरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुछ केले लटकाए गए थे। अब एक बंदर का मन हुआ, भूख लग रही थी, वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा, उस पर ठंडा पानी गिराया गया और यही ठंडा पानी बाकी के बंदरों पर जोर से फेंका गया। यानी कि यही सजा सबको मिली। सब ठंड के मारे दुबक करके चुपचाप बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद में दूसरे बंदर ने कोशिश की। वो गया सीढ़ी के पास में, केले खाने की कोशिश करने के लिए चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा वैसे ही उस पर ठंडा पानी फेंका गया और यही सजा बाकी के बंदरों को मिली। वो भी दुबक करके बैठ गया। तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश की, यही सलूक सबके साथ में होने लगा। अब बंदरों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो हम पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। बंदरों ने मनी मन डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं जाएंगे। अब किसी एक को तो भूख लगने लगी। अचानक से किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया। जैसे ही सीढ़ी पर गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता, बाकी के बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी, उसकी धुनाई कर दी, उसको समझा दी कि बेटा वापस नहीं जाना है। वो चुपचाप आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, हो गया सीढ़ी के पास में, फिर से उसकी बाकी के बंदरों ने पिटाई कर दी। ये प्रोसेस चलने लगी। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर के उसकी पिटाई कर देते। अब ये प्रोसेस चलती जा रही थी। जिस कलाकार ने इन सारे बंदरों को पिंजरे में रखा था, उसने एक नया आइडिया सोचा। उसने एक पुराने बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर घुसाया। जैसे ही नया बंदर अंदर गया, उसने देखा कि सीढ़ी पर केले लटके थे। उसे तो भूख लग रही थी। उसको मालूम नहीं था कि अंदर पिंजरे में चल क्या रहा है।
तो उसने कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी फेंका जाता, बाकी के पुराने बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ में नहीं आया कि पिटाई क्यों है, चुपचाप कोने में जाके बैठ गया। अब फिर से एक पुराने को बाहर निकाला गया, नए बंदर को अंदर लाया गया। जो नया आ रहा था उसको मालूम नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, वो सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। धीरे 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 ये एक्सचेंज होने लगा, पुराने बाहर नए अंदर। एक टाइम ऐसा आया कि सारे पुराने बंदर बाहर चले गए, सारे नए बंदर अंदर आ गए, और सारे नए बंदरों को मालूम नहीं था कि पिटाई क्यों हो रही है। ना पीटने वाले को मालूम है, ना पिटने वाले को मालूम है। जैसे ही कोई सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। आइडिया किसी को नहीं था कि पिटाई हो क्यों रही है। यही आज हमारी लाइफ में हो रहा है। बहुत पहले कोई प्रथा बनी, कोई ऐसा अंधविश्वास को लेकर के बात बनी जो कि आज तक चली आ रही है। किसी को मालूम नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, क्यों सोच करके इस बात को बनाया गया, लेकिन हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं, और उन्हीं चक्करों में आज हम वहीं बैठे हुए हैं जहां हम बैठे हुए थे। हिंदुस्तान आज 135 करोड़ से ज्यादा का एक बहुत बड़ा देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, लेकिन 135 करोड़ लोगों में से भी खेल के मामले में बहुत कम सितारे निकल पाते हैं। ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स हम जीत पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि खेलों में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पड़ोसी के बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वो खेल में नहीं गया तो हमारा बेटा भी नहीं जाएगा। तो ये जो फेलियर का डर है, इसी डर से हमने अपने बच्चों को घरों में कैद किया हुआ है। आप अपने डर को खत्म कीजिए, इस प्रथा को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, और ये बात याद रखिए कि मालूम नहीं है किसी को भी कि पिटाई क्यों हो रही है। इसलिए एक बार कोशिश करके एक स्टेप उठाइए। आई एम श्योर आप सभी जीत हासिल करेंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हिम्मत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि सृष्टि, ये पृथ्वी, ये संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपने होम टाउन आता था तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी, और रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला। छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। मैंने आकर के अपने दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं। लस्सी वाले के हम सब पहुंच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर कनात लगी हुई थी। सारे नीचे जाकर के बैठ गए आराम से। लस्सी का ऑर्डर कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डंडा था, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी, और आकर के बस इतना सा बोली कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा। फिर पता नहीं दूसरा आइडिया आया, दूसरा ख्याल आया, मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगी? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, 10 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, सिक्के देके फ्री कर, लस्सी पिला रहा 30 रुपए की। मतलब दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मुझे ठग करके चली जाएंगी। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगे? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। और उनकी हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से भूखी हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाले और बोली कि बेटा ये 5-7 रुपए है, आप जो पेमेंट करोगे उसमें ये पैसे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा मुझे लगा कि मैं सुन्न रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कर दी। मैंने उनसे कहा कि माताजी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आकर के उसने सबको ग्लासेस दे दिए, उनको भी ग्लास दे दिया। अब वो दूर जाकर के बैठ गई नीचे जमीन पर। हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हुआ, वो नीचे बैठी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठाऊं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बैठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया, मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाला जो था उसने दूर से आवाज लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया, मुझे बिठाया, और उसके बाद में वो बोला, लस्सी की वाला जो था दुकान वाला, वो बोला कि सर जी धन्यवाद मत कहिएगा,
क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के ये सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे मैं फ्री में लस्सी पिलाऊं। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना करके भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाइए, दुआओं के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जिसकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे 10वीं पास कर पाया। 10वीं पास करने के बाद में गांव से शहर आ गया। शहर आकर के नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन अखबार में उसे एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में असिस्टेंट की जरूरत है, सहायक कर्मचारी की जरूरत है, जिसको ऐसे ही ऑफिस का छोटा मोटा काम करना था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई कर दिया। इसे ऑफिस का पता मालूम चला, वहां पहुंचा, देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, बड़े सारे लोग आए हुए थे। वहां जाकर के इसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल कर रहे थे। आखिरी में से एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आपके पास में ईमेल आईडी है। इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होती है। चौंक गया और इसने बोला कि नहीं, मेरे पास में कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला था उसने बोला कि कैसे बेवकूफ हो, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं, पता ही नहीं क्या होती है ईमेल आईडी, मतलब क्या कर रहे हो तुम। और इसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला है लड़का, और बाहर निकल करके इसने अपनी जेब टटोली। इसके पास में उस दिन 200 रुपए थे। 200 रुपयों से उस दिन इसने एप्पल खरीदे और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की कॉलोनीज में निकल गया। शाम तक इसने 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसे समझ में आया शाम में कि बॉस ये काम इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है। 270 रुपए से अगले दिन फिर से एप्पल खरीदे, फिर से अगले दिन एप्पल खरीदे, एप्पल खरीदने लगा। धीरे धीरे मंडी में एक छोटी सी दुकान इसकी भी हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी सी फ्रूट्स की शॉप में बदल दिया, इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत पर मेहनत करते जा रहा था। एक दुकान जब सेटल हो गई थी, जब खरीदार आने लगे थे, कस्टमर्स बढ़ने लगे थे, तो इसने एक और दुकान लगा ली। एक और फ्रूट्स की शॉप हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई। उस शहर में इसकी अकेले की 7 से 8 शॉप्स खुल चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन अपने गांव गया, गांव जाकर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि बॉस ये वाला अपना काम चल रहा है शहर में, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कुछ और दोस्त इसके साथ हो लिए। इन्होंने धीरे धीरे दूसरे शहर में जाकर के अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास लड़का, गांव का एक लड़का जो कि शहर में आकर के इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए। अलग अलग चैनल्स वाले लोग पहुंच रहे थे। एक दिन एक मैगजीन वाला बंदा पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए और उसने बहुत सारे सवाल किए संघर्ष के बारे में, कैसे आपने बिजनेस ग्रो किया, कैसे आपने शॉप्स डेवलप की, कैसे आपकी पहली शॉप खुली, बहुत सारी बातें हुई। और आखिरी में उसने कहा कि आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, ये इंटरव्यू मैं आपको मेल कर दूंगा। जैसे उसने कहा तो इसने, जो बिजनेसमैन बन चुका था लड़का, इसने कहा कि बॉस मेरे पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था, रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि मेरे भाई, अगर मेरे पास में ईमेल आईडी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हर किसी के पास अपना टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, कॉपी करना बंद कीजिए। जब आप खुद का काम करेंगे, खुद की क्षमता को पहचान करके काम करेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास होकर के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, अपनी क्षमता को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, मेहनत करते रहें। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली में ज्यादा पैसा नहीं था, घर घर जाकर के सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा इसको मिलता था, उस पैसे से स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसे ही दोपहर में निकला हुआ था, सामान बेचने के लिए घर घर जा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। इसे जोरों की भूख लग रही थी, तो इसने डिसाइड किया कि अब जिस भी घर का दरवाजा खटखटाएगा उससे पैसे के बदले खाना मांग लेगा। ये गया, जाकर के इसने दरवाजा नॉक किया।
जब दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। तो इसने अचानक से, होता है ना एकदम से आप घबरा जाते हैं, तो इसने पानी मांग लिया, एक गिलास पानी मिलेगा। वो लड़की अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, पसीना आ रखा है, सामान लेकर के ढो रहा है इधर से उधर, सामान बेच रहा है, मुझे लगता है कि भूखा होगा। तो उस लड़की ने, उसको अचानक से दया आई, वो अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई और दूध ला करके इस लड़के को दे दिया। इस लड़के ने दूध पी लिया। धीरे धीरे दूध पी रहा था और सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद में इसने ग्लास उस लड़की को वापस दिया और बोला कि इसके बदले में आपको कितने पैसे दूं। तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे, मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि हम अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए, तो आप कुछ मत दीजिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि आप कोई सामान खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को दूध पिला दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल करके वहां से चल दिया। और गली में जब ये जा रहा था तो सोच रहा था कि यार इंसानियत अभी जिंदा है, वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आ गई, मेरी मदद कर दी, ऊपर वाला देखो मदद करता है, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई गई हो गई। इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद में बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इधर ये जो लड़की थी, जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी फैमिली कंडीशंस बिगड़ गई। इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने इससे कहा कि आप बड़े शहर जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो इसे ले जाकर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, वही हॉस्पिटल जहाँ पर ये लड़का डॉक्टर बन चुका था, डॉक्टर हार्वर्ड केली। डॉक्टर हार्वर्ड केली के पास में एक केस आया, उन्हें पता चला कि एक लड़की इस तरीके से सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, आईसीयू में रखी गई है। इन्होंने उसके बारे में पढ़ा, गांव का नाम पढ़ा, तो इन्हें याद आया कि ये तो वही लड़की है। जाकर के देखा तो इन्हें समझ में आ गया कि वही लड़की, उसकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया, सारी जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। उसकी तबीयत फाइनली धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट के बाद में जो बिल जाता है, वो बिल एक लिफाफे में रख करके दिया और साथ में एक छोटा सा नोट, ऊपर पेन से लिख करके एक नोट और उसके साथ में अटैच कर दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचा, जब ये स्टेबल हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, तो इसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है। तो ये घबरा गई कि ये ठीक तो हो चुकी है, लेकिन इसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि अब ये बिल पे कर सके। तो ये सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें वो ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था, और साथ में एक छोटी सी पर्ची, एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ था। तो इसने वो ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत सालों पहले एक ग्लास दूध से पे कर दिया गया है। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे, डॉक्टर को देख करके ये भी पहचान गई और इसने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू कहा था, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लाइफ में अच्छाई घूम फिर करके आपके पास जरूर आएगी। अगर आप बुरा करते हैं तो घूम फिर करके वो बुराई आपके पास अपने आप चली आएगी। इसीलिए लाइफ में कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ये हर शास्त्र में कहा गया है। आरजे कार्तिक जाते आते एक बार फिर आपसे कहेगा, अच्छे काम करते चलिए, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक किसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से परेशान था। उसकी जिंदगी में समस्या और समस्या आती रहती थी। कभी घर में झगड़ा हो जाता था, कभी ज्यादा बारिश हो जाती थी, कभी कम बारिश होती थी। दोनों ही सिचुएशन में फसल खराब हो जाती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने कई बार घर में हवन करवाए, पूजा करवाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। तो एक दिन गाँव वालों ने कहा कि भैया, पास के गाँव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, इतने जाने माने ऋषि हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो किसान को लगा कि गांव वाले कह रहे हैं, शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये सब कम हो जाए। तो गौतम बुद्ध के पास जाकर के पहुंचा और जाकर के प्रणाम किया और बोला कि महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे मेरे गांव वालों ने जबरदस्ती भेजा है, ये बोला है कि उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि बेटा बताओ समस्या क्या है। तो किसान ने बताना शुरू किया कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या गिनाऊं, मुझे समझ में नहीं आता, मेरी जिंदगी में समस्या ही समस्या है। कभी कभी बच्चों से परेशान हो जाता हूँ, लगता है कि बच्चे नहीं होते तो अच्छा होता। कभी बीवी से परेशान हो जाता हूँ, झगड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये ना होती तो अच्छा होता। कभी मेरी जिंदगी में सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं तो खेत की समस्या आती है, वहां पर फसल बर्बाद होने लगती है। कभी कम बारिश होती है, कभी ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, कम बारिश होती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। किसान समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या बताया जा रहा था। गौतम बुद्ध चुपचाप सुन रहे थे। जब किसान जो भरा बैठा था उसने सारी बातें कह दी तो गौतम बुद्ध भी चुप रहे, किसान भी चुप था। किसान इस बात के इंतजार में था कि अब शायद मुझे समाधान मिलेगा, और गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे थे।
तो किसान ने फिर से कहा कि महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतनी दूर से आया हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए, आप तो चुपचाप बैठे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा वो किसान उन पर भड़क गया, बोलने लगा कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, मुझे मेरे गांव वालों ने धक्का दे करके जबरदस्ती यहां तक भेजा है और वो बोल रहे हैं कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा ये तो जिंदगी है, ये जिंदगी का चक्र है, साइकिल है, घूमती रहती है। हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में 83 समस्याएं होती हैं, 83 प्रॉब्लम्स उन्होंने बोला। तो किसान ने कहा कि 83 समस्याएं होती हैं, मेरी जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वो जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं और उनका कोई समाधान भी नहीं कर सकता है। तो किसान ने कहा कि मतलब मैं फालतू आपके पास में आया, आपसे अच्छे तो पुराने वाले बाबा जी थे, पुराने वाले महात्मा थे, उन्होंने घर में यज्ञ करवा दिया, हवन करवा दिया, पाठ पूजा हो गई। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि बेटा फिर तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल गया? तो उस किसान ने कहा कि हाँ, थोड़े टाइम के लिए सुख शांति रही, फिर से वही सब होने लगा। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा कि क्या तुम्हारी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान मिल गया? तो उस किसान ने कहा कि नहीं, हमेशा के लिए समाधान नहीं मिला। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर क्यों तुम बोल रहे हो कि तुम्हें समाधान मिल गया? मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी 84वीं जो समस्या है उसका समाधान कर सकता हूं। तो किसान ने कहा कि 84वीं कौन सी समस्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि 84वीं समस्या यह है कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि जिंदगी में समस्या नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी से समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। तुम ये मानते हो कि प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो तो आएंगी। हर किसी की जिंदगी में सुख दुख आएगा। उस दिन गौतम बुद्ध ने उस किसान को इतनी बड़ी बात समझाई, वो बात समझ करके अपने घर गया और उसके बाद में उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो शांत रहने लगा, चीजों को समझने लगा। हम में से कई सारे लोग जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, उसका हवा बना लेते हैं और वो हवा इतना बड़ा बन जाता है कि हम दूसरा हवा बना लेते हैं, तीसरी समस्या, चौथी समस्या, अपने आप नेगेटिविटी हमें घेरती चली जाती है। जिस दिन हमने मान लिया कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, उनसे लड़ने की ताकत ऊपर वाला हमें दे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो, शक्ति हो, बुद्धि हो कि हम आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस किसी ने मान लिया कि प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स आएंगे, उनसे लड़ना आपको आना चाहिए। और एक बार फिर से जाते आते आरजे कार्तिक आपसे यही कहेगा जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे।